सुनना। अब देखिए, ये हम टॉपिक कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो मैं जल्दी से आपको ज़रा एक कल वाली एग्जांपल भी एक और कराता हूँ ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए वो इसका भी बड़ा सवाल पूछता रहता है कि प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है जी, सपोज वो कहता है प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बच्चों, अब इसमें ना आपने ये सोचना है, सबसे पहला काम हमेशा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में ये होता है कि आप पहले ये तो जाने, देखिए जरा, बेरियम सल्फेट को हमने प्रिपेयर करना, आप पहले ये तो जान लीजिए कि ये किस किस्म की सॉल्ट है। इज दिस अ सॉल्युबल सॉल्ट और इज दिस एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो देखिए, आप सब जानते हो कि बेरियम सल्फेट के लिए हम पहले ज़रा अपनी ये रफ वर्किंग सोचेंगे। ठीक है, रफ वर्किंग, बेरियम सल्फेट इज BaSO4। और आप सोचिए, रूल था कि ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस में ऑल वाज सिल्वर सल्फेट, snakes was strontium sulfate, can was calcium sulfate, B was barium sulfate, poisonous was lead sulfate। तो चेक करो, इसमें बेरियम सल्फेट आता है ना, तो इसका मतलब है कि ये बेरियम सल्फेट जो है ये बच्चों एक किस किस्म की सॉल्ट है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ये एक किस किस्म की सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। अग्रीड। अच्छा, अब अगर ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो हम क्या करें? हमें ये करना पड़ेगा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, देखिए इनसॉल्युबल सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो होगा प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है जी, इसको हम प्रेसिपिटेशन मेथड बोलेंगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को हम प्रेसिपिटेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। ये तो बात एज अ नोट याद है, हमने याद रखी थी। अब अगर इसको एज प्रेसिपिटेशन मेथड अगर हम इसे करते हैं, देखिए अगर हम इसे प्रेसिपिटेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं तो आपको इसमें जो दो स्टार्टिंग रिएजेंट्स चाहिए, ये फिलहाल रफ वर्क आप दिमाग में सोच रहे हो। ठीक है जी बच्चों, इसमें वो दो स्टार्टिंग रिएजेंट्स या केमिकल्स कौन से होने चाहिए जो हम मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा? एनी सजेशंस? जबरदस्त। नहीं, बेरियम सल्फेट के लिए दो इनिशियल रिएजेंट्स क्या होने चाहिए? यार तुक्के ना मारो ना। अब ये बाकी लोग ठीक बोल रहे हैं, दो चार बंदा है में इतने फजूल तुक्के मार रहा है कि इधर देख। भैया मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या कहा था कि वो जो भी सॉल्ट देगा, वो जो भी सॉल्ट देगा वो उस टेबल ऑफ आयंस में से प्रेसिपिटेशन मेथड में ना, याद रखिएगा, वो आपको उधर किसी ना किसी प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल दे रहा होगा। यार जरा मुझे ये बताओ, सल्फेट आयंस का टेस्ट क्या था? इफ यू वांट टू चेक कि एक सोल्यूशन में सल्फेट आयंस हैं कि नहीं, तो उसका टेस्ट यही था ना पहले के एसिडिफाई विद, याद है? ये मैं आपको सिर्फ उसका जरा पहले टेस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। इनिशियल रिएजेंट्स आपको उस टेबल से ही पता चलेंगे। यार अभी तो स्टार्ट किए, यहाँ से एक सवाल दिया इनको कि प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट। कल वाले सवाल से आगे एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने ना एक प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट बना। हमने बेरियम सल्फेट के बारे में जाना कि यार ये तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अगर ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनसॉल्युबल सॉल्ट का हमेशा प्रेसिपिटेशन मेथड होता है। और समझ जाना कि यार ये प्रेसिपिटेट
उसी टेबल में से किसी एक का कोई एग्जाम्पल दिए होगी। तो बेरियम सल्फेट का जिक्र याद है सल्फेट आयंस में ही था ना, कि देखिए उसमें एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक, ये तो खैर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में टेस्टिंग के लिए ये लिखते हैं, लेकिन असल रिएजेंट क्या डालते थे सल्फेट को चेक करने के लिए? असल रिएजेंट क्या डालते थे याद है? सल्फेट को चेक करने के लिए वी यूज टू ऐड एक्वस बेरियम का नाइट्रेट या एक्वस बेरियम का क्लोराइड, इन दोनों में से और का मतलब है कोई एक इस्तेमाल करना। तो चलो हम इसकी बात करते हैं। तो यार एक रिएजेंट तो उन दो रिएजेंट्स टू मेक बेरियम सल्फेट के लिए एक तो हमें उस टेबल में ही मिल जाया करेगा जो है एक्वस बेरियम नाइट्रेट। एक तो एक्वस बेरियम नाइट्रेट है, एक तो ये रिएजेंट है ना एक्वस बेरियम का नाइट्रेट। दूसरा ऐसा सोल्यूशन लो, कोई एक्वस सोल्यूशन, रिमेंबर कोई एक्वस सोल्यूशन लेना है, कोई ऐसा एक्वस सोल्यूशन लीजिए जिसमें सल्फेट आयंस बहुत रिच हों। देखिए बेस्ट होता है पता है, क्लोराइड कंटेनिंग सोल्यूशन तो HCl है, और सल्फेट वाला सोल्यूशन बेस्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये टेक्निक बता रहा हूं रिएजेंट्स डिसाइड करने के। तो एक तो उसी टेबल ऑफ आयंस में देखो ना, हमने क्या कहा था कि ऐड बेरियम नाइट्रेट टू द सोल्यूशन जिसमें सल्फेट आयंस मौजूद होंगी। तो एक रिएजेंट तो बेरियम नाइट्रेट हो गया और एक रिएजेंट सल्फेट हो गया। तो हम एक इसमें लिखेंगे एक्वस बेरियम नाइट्रेट और दूसरा लिखेंगे जिसमें सल्फेट आयंस मौजूद हों। वो बेस्ट सोल्यूशन, वैसे कुछ और भी हो सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट चीज जिसमें सल्फेट आयन बहुत रेडिली अवेलेबल है वो आपकी कौन सी आयंस है? वो ये वाली आयंस जी। कोई भी सॉल्युबल सल्फेट सदीम आप ले सकते थे, you could have taken any soluble sulfate. So when you can take any, so the best is dilute sulfuric acid. Doesn't that contain sulfate ions and it is readily available? जी सॉल्यूशंस हमेशा डाइल्यूट ही लेते हैं हुसैन, क्योंकि केमिकल्स जब लैब में आप A-levels में लैब वर्क करेंगे तो आपको हम बताया करेंगे कि यार लैब्स में कभी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि वो corrosive होते हैं, एसिड्स याद है, दे कैन बर्न द ह्यूमन एंड एनिमल स्किन। तो इसलिए लैब लेवल पे डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही लिए जाते हैं। तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एक्वस बेरियम नाइट्रेट ये ले सकते हो, ठीक है जी। अब जरा देखो एक्वस बेरियम नाइट्रेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को लिया जा सकता है। अब सवाल ये था, ये तो सारे का सारा हो गया रफ वर्क। देखिए जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट थी, मैंने आपको कल बताया था ना कि चाहे आप सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करोगे या इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करोगे, स्टार्टिंग रिएजेंट्स हमेशा किस नेचर के होने चाहिए? स्टार्टिंग केमिकल्स हमेशा एक्वस होने चाहिए, वो कभी सॉलिड नहीं लेते, एक्वस फॉर्म लेते, ठीक? क्योंकि दो एक्वस केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में आपको एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यू एग्री विद दिस? तो देखिए ये सारे का सारा अभी तक का इस सवाल के लिए रफ वर्क था कि ही सेड प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट। तो हम सोच रहे हैं बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रेसिपिटेशन है। और गौर करना वो कोई एक ऐसी ही मिसाल देगा जो टेबल्स में जो पीपीटीज बन रहे थे ना, उस कैटाइंस एनाइंस के आइडेंटिफिकेशन टेबल में जो बन रहे थे, उन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल आपको उठाकर वो दे दिया करेगा। तो फिर उस टेबल में ही मौजूद केमिकल्स से अंदाजा लगाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ख्याल, पक्का समझ में आया? यस करो जरा जितने लोग बैठे हुए हो। तो दो स्टार्टिंग केमिकल्स आपके ये वाले होंगे। तो ये एक 3 से 4 मार्क का, 5 मार्क का थ्योरी में सवाल आता है, ये प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ दिस एंड दैट।
तो ये भी हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को देख रहे हैं। इसके बाद एक मिसाल आपको सॉल्युबल सॉल्ट्स की कराऊंगा और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मोल्स पे आते हैं। अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हो ये नाइट्रिक एसिड को एसिडिफाई करने वाली बात है, यार ये वैसे ही ना चंद कतरे डाले जाते थे सॉल्ट प्रेपरेशन में, इसको छोड़ दें। हाँ, जब टेस्ट पूछे कि राइट डाउन द टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस, तो उस टेस्ट में ये लिखना पड़ता है। लेकिन सॉल्ट प्रेपरेशन में ये एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी हादी, एक पिछला था एक ये हो गया, तो बात तो एक ही है कि नहीं? अरे यार ये डिफ्यूजन खुदा के बंदो, वो ये डिफ्यूजन आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए उस डिफ्यूजन के? हैं जी, ये डिफ्यूजन क्या है? कोई बॉम्ब बनाना है क्या? चक्कर है? खुदा के बंदो, क्या करते हो यार? डिफ्यूजन डिफ्यूजन लगाई हुई है कल से। वो उस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। यार हाँ, तो छोड़ो, डिफ्यूजन कराऊंगा ना भाई, मोल्स का हिस्सा है वो एक एमसीक्यू आता है यार उसपे, वो भी रेयर ही आए कि ना आए। जो चीज जरूरी नहीं है उसके पीछे पड़े हुए। तो अब देखिए जी, देखिए उस एफएक्यू का अब आंसर पे आते हैं। सबसे पहला बुलेट पॉइंट, मुझे ये बताइए बच्चों कि आपने सिंपली पता है इन दो केमिकल्स को, एक्वस बेरियम नाइट्रेट याद है उस टेबल में था, सल्फेट आयंस, बेरियम सल्फेट का वो जो व्हाइट पीपीटी बना था, एक रिएजेंट तो आपको उस टेबल ऑफ कैटाइंस एनाइंस में से ही मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से ये आ जाएगा आपके पास एक रिएजेंट। जी ब्लैंक स्पेस नहीं, इधर वो लाइनें दी होती हैं। वैसे थ्योरी पर्चे में क्वेश्चन होता है और नीचे जितने मार्क्स हैं उतनी लाइनें होती हैं। तो एक्वस बेरियम नाइट्रेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपके दो स्टार्टिंग रिएजेंट्स हैं। तो आप पहला क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मिक्स एक्वस बेरियम नाइट्रेट, मिक्स एक्वस बेरियम नाइट्रेट एंड dilute sulfuric acid, mix aqueous barium nitrate and dilute sulfuric acid। नहीं हैदर, कोई भी नहीं यूज कर सकते थे यार। आप लोग एक बात नहीं समझ रहे हो, पता है पिछली बात मुझे फिर रिवाइज खुद ही करानी पड़ती है, आप लोग भूल जाते हो। यार मुझे एक बात बताओ, बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा? थोड़ी अकल की बात है ना। बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा? जब बेरियम नाइट्रेट से बेरियम उठ के आएगा और सल्फ्यूरिक से सल्फेट जुड़ेगा, तो भाई तभी बनेगा ना। तो फिर कोई सा एसिड क्यों ले सकते हैं? ऐसे तो नहीं होता यार। ये टेक्निक सारी सिखाई हुई है कल टेबल ऑफ आयंस में से। तो देखिए मिक्स एक्वस बेरियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा यहां से? अब ये रिएक्शन अकर होगा कि देखें बेरियम नाइट्रेट BaNO3 होल ट्वाइस एक्वस था, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, तो इसमें सिंपली आपने आयंस इंटरचेंज करनी। देखो बेरियम जुड़ जाएगा सल्फेट से और H जुड़ जाएगा नाइट्रेट से। तो देखिए ये क्या बन रहा है, तो यहां पर आपके पास बनेगा एक इधर से बेरियम का सल्फेट BaSO4 जो कि सॉलिड है, और प्लस देखो ना ये बेरियम जुड़ गया इसके सल्फेट से और ये हाइड्रोजन जुड़ गया इसके नाइट्रेट से, तो ये बन जाएगा 7 प्लस HNO3 एक्वस। नहीं देखें, इसमें आपको मैंने बेरियम सल्फेट का वो जो व्हाइट पीपीटी बना था, तो टेबल में याद है दो ही फिक्स्ड रिएजेंट्स थे ना, या तो बेरियम नाइट्रेट लेते हैं या बेरियम क्लोराइड। तो इसमें जरा स्ट्रिक्ट रहना है जी। एग्जांपल ऑफ इक्वेशन फिर आपको लिखकर दिखानी चाहिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो ना आगे एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए मिक्स एक्वस बेरियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
तो आप आगे लिख सकते हो कि द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस होगा, जो ये मैंने नीचे ऐसे लिख दिया। अब देखो बच्चों, मसला ये है कि जब आप इन दो केमिकल्स को मिक्स करोगे तो ये तो दोनों यूज अप हो गए कि नहीं। अब आपके पास कंटेनर में तो ये रिजल्टिंग सोल्यूशन नहीं मौजूद, तो बेरियम सल्फेट का सॉलिड सॉल्ट पड़ा होगा और नाइट्रिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन पड़ा होगा कि नहीं। तो अब आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन ये आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है कि अब एक सॉलिड चीज हो और एक एक्वस चीज हो, तो हाउ विल यू सेपरेट द सॉलिड थिंग फ्रॉम दिस एक्वस सोल्यूशन। तो FWD याद है, FWD इनसॉल्युबल सॉल्ट की टेक्निक FWD है। इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने की टेक्निक FWD है। प्रिपेयर करने के बाद, यहां तक तो प्रिपेयर किया ना आपने, यहां तो सॉल्ट को तैयार किया, देखो बेरियम सल्फेट तैयार हो गया, बट इस सॉलिड को इस एक्वस से अलग करने के लिए अगला स्टेप होगा कि फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन। फिल्टर द, ये फ्रेजेस याद रखना आप जरा, फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है, फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो फिर हम क्या उसमें बताएंगे कि हु विल बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू। इस पूरे रिजल्टिंग सोल्यूशन को जब फिल्टर करोगे तो बेरियम सल्फेट एज अ रेजिड्यू बच जाएगा और नाइट्रिक एसिड एज फिल्ट्रेट नीचे चला जाएगा, याद है। तो आप इसमें लिखोगे फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन, बेरियम सल्फेट, ये एक ही पॉइंट में लिखना है, will be collected as a residue, will be collected as a residue। तो देख रहे हो, ये बेसिकली उसी चैप्टर का हिस्सा है जो आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल पढ़कर आ चुके हैं। तो बेरियम सल्फेट विल बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू, और फिर क्या होगा, देखिए अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था कि जब उस बेरियम सल्फेट को एज अ रेजिड्यू कलेक्ट करोगे तो ठीक है, वो सॉलिड के तौर पे उस फिल्टर पेपर में तो रुक जाएगा, बट क्या उसके साथ कुछ नाइट्रिक एसिड के ट्रेसेस होंगे कि नहीं। वो जो नाइट्रिक एसिड की वेटनेस है, चूंकि ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, पानी में तो डिसॉल्व होगी नहीं, तो इसमें से वो ट्रेसेस कैसे हटाते हैं, तो फिल्टर एंड वॉश विद वाटर टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ, वो जो दूसरा केमिकल उसके साथ बना होगा उसकी ट्रेसेस धोने के लिए we will wash the residue, wash the residue with water to remove the traces of nitric acid। और फिर लास्ट स्टेप था ड्राई इन एन oven या पैड्स ऑफ फिल्टर पेपर। ड्राई इन एन oven या पैड्स ऑफ फिल्टर पेपर, ये दोनों काम किए जा सकते, ठीक। यूं कह लो फिल्टर पेपर से ड्राई करना थोड़ा देसी तरीका है, अवन से थोड़ा सा एडवांस तरीका, क्या ख्याल। तो FWD ये तरीका था बच्चों प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ बेरियम सल्फेट हासिल करने का। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो सी इसमें नॉर्मली 1 मार्क इसका अलॉन्ग विद रिएक्शन, दूसरा तीसरा चौथा, बल्कि 1 मार्क इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। जी क्लास के स्टार्ट में मैंने इनको एक सवाल लिखवाया था, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा था। यार काफी नहीं होगी मिसालें, आप लोग कह रहे हो 1 मोर एग्जाम्पल, मैं तो करा दूं, लेकिन वही टेक्निक है भाई। अब जो टेबल ऑफ आयंस पढ़ा हुआ है ना, आप हमें मेरी ख्वारियां करा रहे हो, वो जो टेबल ऑफ आयंस पढ़ा हुआ है भैया, उसमें से ना आप टेक्निक सीखिए, बाकी तो FWD ही हरकत करनी है आगे, क्या ख्याल। थोड़ा अपना दिमाग यूज किया करो ना यार। ये 2 मिसालें भी पता, मैं इस दफा पहली दफा जिंदगी में करा रहा हूं। इसकी नॉर्मली एक मिसाल से स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि यार किस तरह आपने आयन सेलेक्ट करनी।
मकसद कराने में कोई हर्ज नहीं, मैं करा देता हूँ कहते हो, लेकिन थोड़ा सा इसको खुद आपने जी, वो अगला सवाल है, वो तो कराता हूँ। तो ये इस तरह से ना आपने वो टेबल ऑफ आयंस में से एग्जांपल्स उठानी है। अब जरा आप हेडिंग डालो, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। जरा आइए जी, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। देखो यार, मैंने आपको कल जो टाइट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप सब लोगों को टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ? हाँ, ये कोई आउटसाइडर ही लग रहा है, चले ठीक है। अब आइए प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। मुझे ये बताओ बच्चों कि सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। आप सबको याद है सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू टाइट्रेशन मेथड। क्या ख्याल? सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स को अगर टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, यार जरा ये देख लो, फिर हमें ना आप लोग को जी के टेस्ट में आता है तो हमसे नहीं होता। जी भी लोग हो यार, आप में से चंद। ये तो देखिए जरा, मुझे एक बात बताओ, कल हम लोगों ने ये किया था ना यार। पहली बात तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में, सुन लो भाई, ये कुछ शक्ल के अंधे बैठे हुए हैं यहाँ पे जो सोचते नहीं है, बस कहते हैं भाई आप ही कराते जाएं, लिखवा लिखवा के मार दें, हम दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। पता नहीं क्या करते हो यार। इधर देखो, ये मैंने आपको क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन वो क्या देगा। मिसाल वो आपको कहेगा प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये कल सवाल किया था हमने। मैं वापस पिछले टॉपिक पे जा रहा हूँ। या वो कहेगा प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, या बोलेगा प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ लेड आयोडाइड, या प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट। इनमें ये कह सकता है, या पिछले वालों में अब वो ये कह सकता है कि प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। तो भाई ये सारे प्रेसिपिटेट्स थे कि नहीं थे? जवाब दो। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स थी ना। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक रिएजेंट तो टेबल में ही दिया होता है। ये अकल करनी आपने, खोपड़ियां इस्तेमाल करो। टेबल ऑफ आयंस पे जाना है आपने। तो मुझे ये बताओ कि जब टेबल ऑफ आयंस पे जाओगे, देखो ईयरलीज में खुदा का वास्ता है मुझे इस तरह ख्वारियां ना करवाना कि मैं रिविजने कराता रहूं वहां बैठ। ये बड़ी ज्यादती होगी। उस टाइम किसी ने कहा ना जी कि मैं सर अभी रिवाइज कर रहा हूँ, अभी बहुत आग लगी हुई है ना दो चार को कि जी ईयरली शुरू करें जी ईयरली। ओ भाई आप कर लेना, मैंने मना किया। ऑनलाइन पे जाओ, डाउनलोड करो, मैं आज प्रिंट्स शाम तक मंगवा लूंगा, आप स्टार्ट कर लो। कोई दावत तो नहीं है कि मैं आपको भेजूंगा तो आप करेंगे। मेरी तरफ से आज से ईयरली शुरू कर दें आप। बहुत आग लगी हुई है। मैं नोट्स की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पहले नोट्स पक्के होंगे तो ईयरली आऊंगी ना आपसे। नोट्स आते ना हो, आप बैठ के ईयरलियों में क्या झक मारेंगे बैठ। कमाल करते हो यार, सुबह सुबह प्लीज जरा मूड ना खराब किया करो यार, बात किया करो ऐसी जो अकल को भी लगे। अच्छा जी, सवाल ये था कि देखें, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जिंक हाइड्रोक्साइड, अभी मैं कहूंगा ना ईयरली शुरू करो, फिर सारे हमें ठंडे होकर बैठ जाओ। तो यार मुझे बच्चा ना बनाओ, मैं उम्र गुजर गई है इस काम में, पता है किस तरह क्या करना होता। ये जिन्हें नोट्स नहीं आते ना, उनका तो देखना ईयरलीज में हाल क्या होने वाला। नहीं यार, पोस्टपोन नहीं हो सकता भाई, अब और कितना पोस्टपोन करूं। केमिस्ट्री का मॉक है, दे दो भाई, नोट्स के कट कॉपी नोट्स में से चीजें आएंगी, कौन सी कोई इतनी फनकारी है उसमें। नहीं इतना लेट नहीं हो सकता यार, मैं तो फ्राइडे को ले रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो जरा दो एक दिन और मिल जाएंगे। आज का भी पूरा दिन है, कल का भी पूरा है, बैठ के करोगे भाई उसको। अच्छा जी,
अब जरा यार मुझे एक बात जल्दी से बताइए बच्चों, क्विकली आंसर करना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, तो आप सोचो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड एक पीपीटी था ना, वो जो व्हाइट पीपीटी बना था NaOH डालने से। मुझे जरा बताओ, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बनवाने के लिए मकसद मेन तो इशू दो रिएजेंट्स डिसाइड करना है ना, बाकी तो हर प्रेसिपिटेट को फिल्टर वॉश एंड ड्राई से हम कलेक्ट करते हैं। समझ आ गई है? इनसॉल्युबल सॉल्ट में बाकी टेक्निक तो सेम ही है, फिल्टर वॉश एंड ड्राई हमेशा। पहले दो रिएजेंट्स डिसाइड करने हैं सिर्फ। तो बताओ जिंक हाइड्रो ऑक्साइड में वन ऑफ द रिएजेंट्स तो कौन होगा? वन ऑफ द रिएजेंट्स तो एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा ना। एक तो रिएजेंट यही होगा, एक केमिकल वही जो टेबल में हमने डाला था वो पीपीटी बनाने के लिए। तो एक आप कर दो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा कोई भी ऐसा सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ जिंक ले लो। कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ जिंक ले लो, तो बेस्ट कौन है? जिंक नाइट्रेट है। कोई भी सॉल्व यार, नाइट्रेट बेस्ट होता है। मतलब ये है कि जिंक नाइट्रेट और NaOH इन्हें रिएक्ट कराओगे तो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस दूसरा जो भी चीज बने, देख लेना। समझ में आई बात? क्यों जी? और फिर उसी तरह फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन, वॉश द रेजिड्यू विद वाटर, ड्राई बिटवीन द पैड्स या इन एन ओवन। इसका फातिमा पूछता नहीं है, वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं आता, ये वैसे एक ओवरऑल जनरल टेक्निक बता रहा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बताओ एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का प्रिपेयर करना है सॉल्ट, तो एक रिएजेंट NaOH ले लो और एक एल्यूमिनियम का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लो। क्योंकि देखो ना, एल्यूमिनियम यहाँ कोड है एक्वस है, तो आप एल्यूमिनियम का नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिक्स कर लें, तो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्ट सॉलिड बन जाएगा। वो पल्ले पड़ी बात के नहीं? ये जो कह रहे हैं एक और मिसाल करा दें, एक और करा दें, ले जी, तरीका अब समझ आ गया। अब देखो इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर वो कहता कि प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ लेड आयोडाइड, तो आपको जब भी इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट बनाना हो, वन ऑफ द रिएजेंट्स तो ये दिया हुआ है एक्वस लेड नाइट्रेट, लेड 2 नाइट्रेट, और दूसरा कोई भी आयोडाइड का सॉल्युबल सॉल्ट ले लो। तो इधर क्या लूंगा? सोडियम आयोडाइड ले लो, पोटेशियम आयोडाइड ले लो, कोई भी आयोडाइड का एक्वस सॉल्ट। तो एक रिएजेंट तो होगा लेड नाइट्रेट, और एक कर लो इधर से कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड कर लो, सोडियम आयोडाइड कर लो, पोटेशियम आयोडाइड कर लो, जो दिल में आए। क्या ख्याल है? अब कुछ पल्ले पड़ी बात? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तो एक्चुअली यू हैड टू फिगर आउट द टू रिएजेंट्स। जब दो रिएजेंट्स निकल आए तो फिर आप उसमें वो काम कर सकते हो। तो अब आइए जरा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू टाइट्रेशन मेथड। सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं बच्चों, वो प्रिपेयर होते हैं थ्रू, एनाइंस के टेबल को याद करने की कोई टेक्निक है? यार अब ये सवाल बनता तो नहीं है, कल सिखाई थी ये टेक्निक। आज क्या चक्कर है यार, कोई क्लास का एनवायरनमेंट कोई मजेदार नहीं लग रहा है जी। मैं हालांकि बड़ा फ्रेश बैठा हुआ था कि यार चलो, क्या चक्कर है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, क्या मसला? डिप्रेशन किस बात की हो रही? मेहनत करो, बस खत्म बात। चलो, एनाइंस का टेबल तो इतना इजीली याद करवाया था यार, कि जो अमोनियम का टेस्ट है उसी में सिर्फ ऐड एल्यूमिनियम फॉइल का जिक्र करना है, बाकी ऑब्जर्वेशन वही है, वो नाइट्रेट का टेस्ट बन जाएगा। कार्बोनेट्स में तो हमें पता है एसिड डाल दो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो टेस्ट है। बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट में पहला स्टेप यही था, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक। और दूसरा रिएजेंट्स कैसे याद किए थे? सिल्वर, सिल्वर, लेड, बेरियम, इन सब के नाइट्रेट्स होते हैं। क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमाइड में सिल्वर नाइट्रेट, और
आयोडाइड में लेड नाइट्रेट और सल्फेट में बेरियम नाइट्रेट। तो फिर उसमें क्लोराइड में व्हाइट पीपीटी, ब्रोमाइड में पेल येलो, आयोडाइड में ब्राइट येलो और सल्फेट में फिर व्हाइट पीपीटी बनता था। टेबल ऑफ आयंस तो बहुत इजी हो गया, अब क्या ख्याल है? लिख के करो, 2-3 बार हो जाएगा। खैर जी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो याद रखिए सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू टाइट्रेशन मेथड। एफएक्यू पे आते हैं। अब आपको टाइट्रेशन मेथड पूरा डिस्क्राइब करने का टेक्निक, अब इसको एक मिसाल से समझो यार, बार बार वो ख्वारियां ना करवाना। मैं आपको डिफरेंट पेरेंट रिएजेंट्स वाला टेक्निक सिखा दूंगा जो केमिकल्स डिसाइड करने का काम है, बाकी तो सारी स्टोरी नीचे वही लिखनी है बार बार। तो अब सुनो, सपोज वो कहता है प्रिपेयर प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ prepare pure dry crystals of potassium nitrate. Prepare pure dry crystals of potassium nitrate जी जी। देखिए टेंशन जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क होता है। तो आप जब भी स्ट्रेस फील करें, एक तो अल्लाह को याद करें, दूसरा मेहनत बढ़ाएं। जितनी मेहनत बढ़ती जाती है उतनी स्ट्रेस नीचे आता है। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंग्लिश उर्दू में रिलैक्स होके जाओ, बिकॉज अब जो तैयारी करनी थी वो तो कर लिया। तो अगर आपको सर मोइज के मैम खुशी के टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी थी और अभी बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का माशाल्लाह हर साल ही रिजल्ट पूरा 100% ही ऑलमोस्ट होता है, उर्दू इंग्लिश में, तो आप तसल्ली रखें। देखिए जी, प्रिपेयर प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, बहुत दिली दुआएं जी सबके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। देखिए जी, इसमें आप क्या करेंगे, प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा हम दोबारा से ना अपना जरा क्विक सा रफ वर्क करते हैं, RW यानी रफ वर्क। जी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जरा बताइए पोटेशियम नाइट्रेट जो है, बच्चों मुझे एक बात बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट जो है, जरा गौर कीजिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में जरा ख्याल पेश कीजिए कि ये कैसी सॉल्ट है। सी पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है। तो मैंने क्या बताया था कि सॉल्युबल सॉल्ट जो होती है उसे टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। याद रखना, सॉल्युबल सॉल्ट को हम टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर करेंगे। यस, क्लियर हो गया? तो अब जरा आइए कि अब जब इसे टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर करेंगे तो इसके दो इनिशियल रिएजेंट्स क्या लेने चाहिए। दो इनिशियल रिएजेंट्स व्हिच शुड बी यूज्ड, वो क्या होंगे, जरा ये देखिए। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट में मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, वो पेरेंट रिएजेंट्स ढूंढने वाली। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में वो पेरेंट रिएजेंट्स ढूंढने वाली एक टेक्निक बताई थी, वो इस्तेमाल होगी। जरा गौर से देखिएगा, मुझे ये बताएं कि नाइट्रेट किस चीज का बताता है। देखो ना, ये पोटेशियम इज अ कैटाइन, राइट? इधर सुनना आप जरा, पोटेशियम एक कैटाइन है और ये जो नाइट्रेट है NO3, ये एक एनाइन है। पोटेशियम एक कैटाइन है और नाइट्रेट एक एनाइन है। मुझे ये बताइए कि ये जो कैटाइन है, पोटेशियम पोटेशियम जो कैटाइन है, याद रखिएगा, कैटाइन टेल्स अस द बेस, cation tells us the base
एंड याद है ए से एनाइन, ए से एसिड। ये सुन लो भाई जिनको पेरेंट रिएजेंट्स में मसला हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, अब यस नो भी करना। देखो ये जो पोटेशियम है ये कैटाइन है, और ये NO3 जो है ये एनाइन है, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ कि NO3 अगर एनाइन है तो जरा गौर करो, ए से एनाइन, ए से एसिड, ए से एनाइन, ए से एसिड। तो अब मुझे ये बताइए कि एनाइन तो बताता है, इट टेल्स अस द एसिड, टेल्स अस द एसिड जिससे ये बना है, और कैटाइन हमें क्या बताता है, कैटाइन हमें उस बेस का बताता है जिससे ये निकला हो। तो जरा गौर करो, वो कौन सा एसिड है, बताओ वो कौन सा एसिड है जिसमें नाइट्रेट आयन होता है, बताइए। यार ये पेरेंट रिएजेंट वाले जवाब क्यों नहीं दे रहे हो जी। तो वो कौन सा एसिड है जिसमें नाइट्रिक एसिड हो, नाइट्रेट हो, वो नाइट्रिक एसिड। तो याद रखें टेक्निक ये थी कि ये जो एसिड, ये जो एनाइन है, दिस एनाइन विल टेल यू द एसिड, ए से एनाइन, ए से एसिड। तो ऑटोमेटिकली फिर कैटाइन जो है वो किसका बताएगा, बेस का बताएगा। तो मुझे ये बताओ कि नाइट्रेट किस वाले एसिड में होता है, नाइट्रिक एसिड में होता है। इसका मतलब है कि इस सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट को बनाने के लिए एक जो सोल्यूशन होगा वो तो नाइट्रिक एसिड होगा, और दूसरा ये जो कैटाइन है पोटेशियम, ये बेस का बताता। तो वो कौन सी बेस है जिसमें पोटेशियम होता है, जरा बताओ वो कौन सी बेस है जिसमें पोटेशियम होता है। नहीं KCl नहीं होता यार, बेस तो समझो क्या चीज होती है भाई। ओ यार क्या करते हो भाई, इस टाइम पे आके ऐसी बातें तो ना करो। KCl किधर से बेस हो गया, KCl बेस होता है, बेस वो होती है जिसमें OH मौजूद हो जी। तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये एक एल्कली है एक्चुअली। तो इसका मतलब है पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के लिए हमें ये दो सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, ठीक। आप जरा एक मिनट सुनना, ये मैं वैसे आपसे ना अभी ये ओरली मुझे जरा बताना, लिखो मत इसे। फर्ज करो वो आपको कहता कि जी सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं, सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं। अब सिर्फ ये जो इनिशियल केमिकल्स हैं ये सोचना है, बाकी तो सब पता है। सोडियम सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं आपने ये बनाने हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब ये बनाने हैं तो गौर कीजिएगा क्या करें, सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं। तो आपने इसमें देखो ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है ना, सोडियम सल्फेट एक सॉल्युबल सॉल्ट, एक्वस है तो दिस इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसके जो इनिशियल रिएजेंट्स हैं वो वही एसिड बेस टेक्निक से होंगे। कि देखें सल्फेट एनाइन है, तो एनाइन टेल्स यू द एसिड जिससे ये बनेगा, और सोडियम उसका कैटाइन है, तो ये आपको बताएगा उस बेस का। जरा मुझे जवाब दो कि वो कौन सा एसिड है जिसमें सल्फेट होता है। तो वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फेट होता है, तो वन ऑफ द रिएजेंट्स इसमें ये होगा। और दूसरा बताओ वो कौन सी बेस है जिसमें, वो कौन सा बेस है जिसमें सोडियम होता है। तो वो आएगा सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है। तो इसके लिए फिर आपको दो ये रिएजेंट लेने पड़ते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन। अब क्लियर हो रही है, क्यों जी। क्लियर है जी ये रिएजेंट्स वाले। वो मरियम अभी नहीं लेना, मैंने इसमें सिंपली ये बताना था अभी, एसिड बेस वाला करो उसमें सिंपली, वो मैं बताता हूँ उसको क्या करना। वो आगे ईयरलीज में एक चीज अपडेट करूंगा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक।
इसी तरह देखिए, अगर फर्ज करो वो आपसे कहता है कि हमने मिसाल के तौर पे पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनाने हैं, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स बनाने हैं, तो इनके लिए स्टार्टिंग रिएजेंट्स क्या होंगे? अब देखो, पोटेशियम क्लोराइड KCl जो है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये एक सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो इनमें कौन से दो रिएजेंट्स होने चाहिए थे? अब ये एनाइन हमें बताएगा उस एसिड का और कैटाइन बताएगा हमें बेस का। तो वो कौन सा एसिड है जिसमें क्लोराइड होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। और वो कौन सी बेस है जिसमें पोटेशियम होता है? तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर है जी? तो इस तरह से हम चलिए, तो ये इस तरह मैंने आपको वैसे एक रिकॉल के तौर पे यूं बात समझाई। चलिए यहां करते हैं। तो सवाल क्या था कि जी प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ, नहीं कार्बोनेट्स अभी ना लें यार, कार्बोनेट वाली हरकत नहीं करनी, सिंपली आप ही रखें। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट में तो आपको क्लियर हो गया ना कि पोटेशियम नाइट्रेट के लिए हम सबसे पहले जो इस सवाल के अब जवाब पे आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट की जो देखिए सॉल्ट थी, इसके लिए एक रिएजेंट तो लेना था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, और एक इसमें लेना था कौन? नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा ही है। अब बच्चों याद रखना कि ये जो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, अब आपकी मर्जी है, वन ऑफ दिस सोल्यूशन को आप नीचे उस कोनिकल फ्लास्क में ले लोगे एंड दूसरे सोल्यूशन को ऊपर टॉप पे किस में लोगे फिर? ब्यूरेट में। क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, तो अब इसमें हमने वो पूरी टाइट्रेशन की टेक्निक उसको लिख कर दिखानी है जो मैंने कल आपको लिखवाई थी, याद है? बट इसमें एक छोटी सी अपडेट जो है, जरा आप देखो इधर। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं ताकि हम सबका जवाब एक ही जैसा है। लेट्स डू इट द सेम वे एवरीबॉडी। यूं करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को ना हम ले लेते हैं नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क में, और HNO3 को ले लेते हैं किस में? ब्यूरेट में। वैसे मर्जी है, आप स्वैप अराउंड भी कर सकते थे, लेकिन आप किसी एक को फ्लास्क में ले लो, किसी एक को ब्यूरेट में ले लो। तो अब आप उसको क्या कहोगे? देखिए, अब इसके जवाब में हम आने वाले। जब हमने उसके रफ वर्क में ये दोनों रिएजेंट्स डिसाइड कर लिए, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का कितना अमाउंट, पहला बुलेट पॉइंट क्या लिखेंगे कि टेक 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। एग्जाम में तो फुल वर्ड्स लिखना, मैं जरा यहाँ पे भी इनको वैसे इस तरह ब्रीफ फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। कि टेक 25 cm क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इन अ टाइट्रेशन फ्लास्क, ठीक है जी, इन अ टाइट्रेशन फ्लास्क। टेक 25 cm क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इन अ टाइट्रेशन फ्लास्क। फिर आगे क्या लिखेंगे? एड अ फ्यू ड्रॉप्स, याद है कौन सा इंडिकेटर? एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज indicator, add a few drops of methyl orange indicator to the potassium hydroxide in the flask, ठीक है जी। और अब आपने KOH को अगर नीचे फ्लास्क में ले लिया है, तो नाइट्रिक एसिड को फिर ऊपर आप ब्यूरेट में ले लो। तो अब इधर हम जवाब लिखेंगे कि fill the burette, fill up the burette with, fill up the burette with dilute नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। नहीं, कलर में एक में हुसैन एक ही दफा एंड पॉइंट पे कलर चेंज बताएंगे, फिलहाल सिर्फ जिक्र करना है कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू द फ्लास्क सॉल्यूशन। ब्यूरेट में फिर ऑपोजिट वाला डाला। अब आगे क्या लिखते थे?
जरा बताना कल का कुछ याद है? दोनों को आप फिल कर दें, ब्यूरेट को फिल कर लें, फ्लास्क को फिल कर लें। अभी थोड़ा मिक्स थोड़ी कर रहे हैं, अभी मिक्स नहीं कर रहे हैं। ब्यूरेट पूरी भरनी होती जी। अगले वर्डिंग्स थे कि रन डाउन। रन डाउन का मतलब है उस ब्यूरेट की टैप खोल दें एंड लेट द नाइट्रिक एसिड फॉल into the flask and react with the flask solution and neutralize it. So run down the nitric acid from the burette. So run down the nitric acid from the burette into the flask solution until an end point is reached. Until an end point is reached. टेक्निक समझो, ये रटे की चीज नहीं है। Until the end point is reached, which is detected by क्या याद है? Which is detected by a color change. Which is detected by a color change of what to what? बताइए कलर चेंज इधर क्या होगा? देखिए बच्चों, आपने वर्ड पढ़ा था एम रॉय। देखो इसको टेक्निक से समझो। ये एसिडिक मीडियम में रेड होता है मिथाइल ऑरेंज, न्यूट्रल मीडियम में येलो होता है और बेसिक मीडियम में येलो होता है। मुझे एक बात बताओ, इनिशियली नीचे फ्लास्क में तो बेस ली हुई है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीचे बेस फ्लास्क में लिया हुआ था, तो शुरू में जब आप बेस में इन्हें डालोगे तो उसका कलर कैसा होगा? येलो होगा ना, शुरू में तो येलो है। फिर जब ऊपर से एसिड गिरेगा और एंड पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन अचीव होगी तो न्यूट्रल हालत में उसका कलर ऑरेंज नहीं होता। तो यहां आप येलो टू, कलर चेंज ऑफ येलो टू ऑरेंज लिखेंगे, तो इसमें कलर चेंज होगा फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। तो run down the nitric acid from the burette into the flask solution until an end point is reached, which is detected by a color change of yellow to orange. अच्छा, अब जब yellow to orange इसका कलर चेंज होगा तो what do we do next? याद है? तो उधर जैसे ही कलर चेंज होगा हम ब्यूरेट की टैप बंद कर देंगे and we will record the volume of nitric acid used to neutralize 25 centimeter cube of potassium hydroxide in the flask. क्या ख्याल है बच्चों, जब आप टैप, जब ये कलर चेंज होगा इंडिकेटर्स का, तो आप टैप बंद कर देंगे और ब्यूरेट से रीडिंग ले लेंगे कि कितना सोल्यूशन नीचे गिराया गया उस 25 cm क्यूब को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नहीं, उस वॉल्यूम को मेंशन नहीं करना, बस ये बात लिख देंगे कि जी वो वॉल्यूम रिकॉर्ड करके हमने अपने पास लिख के रख लिया, तो पता लग जाएगा ना कि यार कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऊपर से गिराना पड़ा टू न्यूट्रलाइज द 25 cm क्यूब। जी बिल्कुल ऐसे ही आता है। तो record the volume of nitric acid used to neutralize 25 cm cube of potassium hydroxide in the flask. अब क्या करेंगे? अब जरा बच्चों जो अपडेट थी वो क्या है, सुनो। नहीं, अब अपडेट क्या थी? मुझे एक बात बताओ यार, ये काम तो बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन उस फ्लास्क के अंदर अब एक न्यूट्रल सोल्यूशन पड़ा हुआ है ना, क्या ख्याल? एक न्यूट्रल सोल्यूशन पड़ा हुआ है तो वो न्यूट्रल, बट मसला क्या है कि देखिए रिएक्शन किस किस का हुआ?
पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का और ऊपर से जो ब्यूरेट से नाइट्रिक एसिड गिर रहा था, इनके दरमियान रिएक्शन हुआ है, तो ये बना है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। एक मिनट सुनना यार बच्चों, एक बात बताइए, उस रिजल्टिंग सोल्यूशन में अब फ्लास्क में तो ये चीज नहीं पड़ी हुई, क्योंकि देखो इस पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ने HNO3 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करके ये चीजें बना दी। यस, अब जब नीचे सोल्यूशन में ये बन चुका है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लिक्विड, बट अब सुनो, ध्यान दो, ये तो आपने जो टाइट्रेशन की अटेम्प्ट की थी, क्या ये आपने फ्लास्क में मिथाइल ऑरेंज की इम्प्योरिटी डाल के नहीं की थी? उसने हमें कहा था प्योर ड्राई सैंपल बनाओ। देखो अगर आप इसी को आगे क्रिस्टलाइज फर्दर कर दोगे तो उसमें तो वो जो मिथाइल ऑरेंज की ट्रेसेस हैं वो भी नहीं आ जाएंगी। हाँ जी, एक जवाब किसी का निकला ऊपर। तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट यही टाइट्रेशन एक दफा दोबारा करनी है, लेकिन इस बार आपने क्या इस्तेमाल नहीं करना, आपने इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल उसी तरह 25 एक फ्रेश फ्लास्क लो, एक फ्रेश फ्लास्क लो, उसका 25 cm क्यूब ऑफ KOH उसमें दोबारा से डालो, ब्यूरेट में HNO3 डालो। अब आपको पता है ना कि 25 cm क्यूब ऑफ KOH को कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। क्या पीछे वो वॉल्यूम रिकॉर्ड नहीं कर लिया था? तो इंडिकेटर हमने असल में डाला था ये जानने के लिए कि यार वो ब्यूरेट का कितना सोल्यूशन गिराऊं कि वो नीचे 25 को न्यूट्रलाइज कर दे और अंदर फ्लास्क में ये सोल्यूशन नाइट्रिक पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर बन जाए। तो अब वो वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट सोल्यूशन तो रिकॉर्डेड था, तो अब आप उसमें इंडिकेटर के कतरे डाले बगैर टैप खोलकर वो रिकॉर्डेड वॉल्यूम जितना वॉल्यूम फेंक के टैप बंद कर दो। क्या ख्याल है बच्चों, अब दोबारा भी तो उतना ही वॉल्यूम नीचे जाके 25 को न्यूट्रलाइज करेगा ना? बात समझ आ रही है? जी जी, उस पे तो आएंगे ना, पहले तो मैं ये कह रहा हूं क्रिस्टलाइजेशन तो बाद में समझाएंगे ना, पहले तो उसे ये बताओ कि यार एक दफा विद इंडिकेटर टाइट्रेशन करने का मकसद ये होता है ताकि पता लगाया जा सके कि ऊपर ब्यूरेट से कितना सोल्यूशन गिराएं तो नीचे 25 cm क्यूब न्यूट्रलाइज होगा और एंड पॉइंट अचीव होगा। वो वॉल्यूम विद इंडिकेटर करके वो वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट सोल्यूशन रिकॉर्ड नहीं कर लिया? क्या ख्याल? मार्क्स को छोड़ो यार, इसके जितने भी नंबर हो आपने बात ये पूरी लिखनी, होता ये लंबे मार्क्स के लिए। खैर, तो एक दफा विद इंडिकेटर, एक दफा विदाउट इंडिकेटर, ये सारा अमल रिपीट करना। तो आपने ये कहना है कि रिपीट द टाइट्रेशन, repeat the process described above, repeat the process described above without indicator, ताकि देखें उसमें इंडिकेटर की इम्प्योरिटी ना आ जाए। अब एक बार उसके बगैर करो। देखो जब आप इंडिकेटर के बगैर करोगे तो दोबारा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का 25 cm क्यूब नीचे फ्लास्क में ले लिया आपने और ब्यूरेट में नाइट्रिक एसिड था, तो आपको अब ब्यूरेट का भी तो वॉल्यूम पता है ना कि कितना ऊपर से फेंका था पहले विद इंडिकेटर, उतना ही वॉल्यूम बस आप चुप करके टैप खोलकर उतना वॉल्यूम गिरा दो, फिर टैप बंद कर दो। तो समझ जाना अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी। पहले हम सिर्फ इंडिकेटर डाल के ये जान रहे थे कि यार ऊपर से कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक फेंका जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर से पता लग गया, वॉल्यूम रिकॉर्ड हो गया। तो बस अगली दफा अब विदाउट इंडिकेटर ये सारा अमल करना है विद उतना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऊपर से फेंक के। बच्चों क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ आ रहा है?
तो रिपीट द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव विदाउट इंडिकेटर। तो अब जब आपके पास नीचे यही रिएक्शन में देखें, अब आपके पास उस फ्लास्क में ये दो चीजें तो कन्वर्ट हो गई, ये तो खर्च हो गई। और रिपीट के अल्लाह के बंदे, यार ये अपनी क्लास का बंदा ही है या कोई बाहर का बंदा है यार, टाइम ही जाया कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है। बताइए जी, बाकी सबको समझ में आया? चलिए एक मिनट चेक करता हूँ। जी देखिए जहन, मैं ये कह रहा था, सुनो, सवाल ये है, आपको यहां तक तो समझ आ गया ना? जरा यस करो प्लीज, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो। चलो देखिए, मुझे एक बात बताओ, आप सवाल भूल गए ना? सवाल में उसने क्या कहा था? और से देखो, प्रिपेयर अ प्योर ड्राई क्रिस्टल्स। प्योर, देखिए आपने इंडिकेटर किस लिए डाला था, पहले तो ये समझने की जरूरत है। वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इसलिए डाला जाता है ताकि पता लगाया जा सके। देखिए इंडिकेटर रंग बदल कर आपको ये इशारा देगा कि जी एंड पॉइंट यानी न्यूट्रलाइजेशन मुकम्मल होगी। इससे एग्री करते हो? बोलो ना भाई, देखिए ऐसी तो करना है। अच्छा, तो मुझे बताओ, आपने जब पहले इंडिकेटर डालकर ब्योरेट सोल्यूशन का वो वॉल्यूम मालूम कर लिया कि यार जब कलर बदला तो आपने टैप बंद करके ऊपर से वॉल्यूम पीछे रिकॉर्ड कर लिया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज 25 cm क्यूब ऑफ KOH इन द फ्लास्क। ये कल टाइट्रेशन पड़ी होगी तो बात समझ आएगी। क्यों जी, बोलो यस और नो। तो आपने वो वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लिया जो नाइट्रिक का हमें चाहिए, ऊपर से जो गिराना है। तो अब आपने चूंकि प्योर क्रिस्टल्स बनाने, देखो इस वक्त तो इसमें उस फ्लास्क में ये चीज तो प्रोड्यूस हो गई, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या उसमें मिथाइल ऑरेंज की इम्प्योरिटी या उसके भी पार्टिकल्स नहीं चिपके हुए होंगे? क्या उसमें मिथाइल ऑरेंज के पार्टिकल्स भी चिपके हुए नहीं होंगे? तो हमें तो प्योर क्रिस्टल्स बनाने, डर्टी क्रिस्टल्स तो नहीं बनाने। तो क्या करें? प्योर क्रिस्टल्स के लिए आपको यही टाइट्रेशन एक दफा विदाउट इंडिकेटर रिपीट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये कह रहा था, बताओ भाई समझ आया कि नहीं? तो रिपीट द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव विदाउट इंडिकेटर। अच्छा, अब विदाउट इंडिकेटर जब आपने रिपीट किया तो मुझे जरा एक बात अगली बताइए। अब प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव विदाउट इंडिकेटर रिपीट कर दिया, तो अब मुझे बताओ कि जब आप रिपीट करोगे तो उस फ्लास्क में प्योर पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर प्रोड्यूस हुआ होगा ना? क्या ख्याल? तो अब मुझे ये बताओ कि ये तो एक्वस है, एक्वस को किसी लिक्विड से अलग करना हो तो यार क्या इधर अब हम वो फिल्टरेशन का अमल करें या क्रिस्टलाइजेशन का? बोलो। फिल्टरेशन तो तब होती है जब ये सॉल्ट जो है, देखिए जब ये सॉल्ट सॉलिड होता और ये लिक्विड या एक्वस होता, तो यहां बिल्कुल सही। अब आपने इससे आगे क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस एक्सप्लेन करना। ठीक, टाइट्रेशन जो है वो इधर तक समझा के खत्म हो गई। देखिए टाइट्रेशन यहां तक कंप्लीट हो गई बात। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको समझाएंगे कि इवेपोरेट
क्रिस्टलाइजेशन की पॉइंट्स याद हैं आपको? इवेपोरेट हाफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। देखिए वो जो पीछे रिजल्टिंग सोल्यूशन था जिसमें कौन कौन मौजूद था, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, एक्वस एंड वाटर, 2 चीजें थी। इस रिजल्टिंग सोल्यूशन को हमने याद है क्या करना होता है, इवेपोरेट हाफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, और फिर क्या करते थे, एंड कूल द रिमेनिंग हाफ, कूल द रिमेनिंग हाफ सोल्यूशन। याद है जब वो उड़ के आधा रह जाए, उड़ के आधा रह जाए जी, कूल द रिमेनिंग हाफ अंटिल व्हाट, याद है, अंटिल पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स अपीयर। तो देखो वही पुरानी बातें, अंटिल पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स अपीयर। फिर उन क्रिस्टल्स को क्या करते थे, उस पानी में से, वो जो हाफ सोल्यूशन में पानी भी तो होगा ना, जब आप उसे कूल करोगे तो नीचे क्रिस्टल्स बन जाएंगी, तो फिर उस क्रिस्टल्स को, सॉलिड क्रिस्टल्स को पानी से कैसे अलग करें? बिल्कुल, तो फिल्टर द क्रिस्टल्स, फिल्टर द क्रिस्टल्स, ठीक है जी, फिल्टर द क्रिस्टल्स। और फिल्टर करने के बाद इसमें वॉश विद वाटर ना कर देना कहीं, वजह कि एक तो ये क्रिस्टल्स के साथ, दूसरा देखो यार क्रिस्टल्स के साथ दूसरी चीज क्या थी, इन पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स के साथ लगा हुआ तो पानी है ना, तो पानी कोई गंदी चीज तो नहीं है या इम्प्योरिटी तो नहीं है, समझ रहे हो बात? और दूसरी चीज कि अगर आपने इसे पानी से धो दिया क्रिस्टल्स को, तो ये तो वापस दोबारा से सारे क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो जो मेहनत की इतनी, उसका फायदा? थोड़ा अकल का काम है ये। तो फिल्टर द क्रिस्टल्स, और इनको याद है वो पकोड़ों समोसों की तरह टिश्यू पेपर में हम उसे जैसे ऑयल उनका सक आउट करते हैं, इसी तरह से ड्राई द क्रिस्टल्स बिटवीन द पैड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। जी वो तो हम लिख लेंगे ना, फिल्टर द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स विल बी कलेक्टेड एज रेजिड्यू, ये लिख लें सर, ये हमेशा बताना चाहिए, सही कह रहे। तो ड्राई द क्रिस्टल्स बिटवीन द पैड्स ऑफ द फिल्टर पेपर, तो इसमें अवन में ना करो, सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हमेशा पैड्स ऑफ द फिल्टर पेपर को। कलर्स जिनके मैं अब्दुल्ला ना बताऊं, आप वो यहाँ